स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो तमाम एनालिसिस के बारे में था। यानी हमारे पास डेटा फाइल मौजूद है और हम उस डेटा फाइल को यूज़ करते हुए हम एनालिसिस पे चले। वो एनालिसिस मैथमेटिकल भी हो सकता है, स्टैटिस्टिकल भी हो सकता है, फॉर्मेटिंग के ऊपर भी आ सकता है, किसी भी किस्म का एनालिसिस। लेकिन हमने एनालिसिस ही डिस्कस किया। शायद आप लोगों के जहन में ये बात ज़रूर होगी कि जिस डेटा फाइल के ऊपर या जिस डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं वो डेटा फाइल बनी कैसे थी, यानी डेटा आया कहाँ से था। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने एक डेटा फाइल डेवलप करनी हो तो हम कैसे उसको इसी गूगल शीट में रहते हुए डेवलप करेंगे। एक तरीका तो बहुत आसान है, हम गूगल शीट के ऊपर कॉलम की हेडिंग बनाएं और उसके ऊपर डेटा लिखना शुरू कर दें, लेकिन ये तरीका इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो इस सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे डेटा को इनपुट करें। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और हम देखते हैं कि डेटा इनपुट कैसे करें। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है और मैं यहाँ पे कोई अपना डेटा इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस मेन्यू में देखें तो मेन्यू में ये टूल्स को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है क्रिएट अ न्यू फॉर्म। ये फॉर्म जो है ये गूगल की एक अपनी एप्लीकेशन है और ये आमतौर के ऊपर इसका पर्पस है कि जब भी हमने डेटा जनरेट करना हो किसी रिस्पोंडेंट से पूछ के तो हम ये फॉर्म को जनरेट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेटा इकट्ठा करना है किसी एक ऐसे क्वेश्चनियर के बारे में कि जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन हैं? एक क्वेश्चन नाम का है, एक क्वेश्चन आपकी जेंडर क्या है यानी मेल हैं या फीमेल हैं, थर्ड क्वेश्चन आपकी एज का है और फोर्थ क्वेश्चन आपकी इनकम ग्रुप का है। तो मेरे पास ये 4 क्वेश्चन के बारे में, यानी मैं एक डेटा फाइल जनरेट करना चाहता हूं जिसमें सिर्फ ये 4 क्वेश्चन हैं, नाम, जेंडर, एज और इनकम। क्रिएट अ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म इस वजह से मैंने क्लिक किया क्योंकि अभी तक मेरे पास ये डेटा मौजूद नहीं है। हाँ, क्वेश्चनियर मेरे पास एक कागज़ पे लिखा हुआ मौजूद है। इसको क्लिक किया तो गूगल एक नए प्रोग्राम को ऑन करेगा और यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो मौजूद हैं वो इंटरनेट की है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास गूगल शीट के हवाले से रिक्वायरमेंट थी कि इंटरनेट होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास रिक्वायरमेंट उस इंटरनेट की है। गूगल ने ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का नाम कस्टमर डी बेस रख दिया। इसको कैसे पता चला कस्टमर डी बेस? क्योंकि जिस गूगल शीट के ऊपर हम काम कर रहे थे उस गूगल शीट का नाम भी कस्टमर डी बेस था। तो दूसरे मानों में जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गूगल शीट का नाम होगा, जो उस डेटा फाइल का नाम होगा, इस फॉर्म का ऑटोमेटिकली वही नाम हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दे देते हैं कि दिस फॉर्म इज कलेक्टिंग information about name, gender, age and income। अच्छा, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम अपनी याद दहानी के लिए और ये फॉर्म जिस बंदे के साथ शेयर होगा, यानी जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे उसकी आसानी के लिए, उसकी याद दहानी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ना भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आगे जाएंगे तो ये हमें अनटाइटल्ड क्वेश्चंस के नाम क्या आ रहा है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। क्लिक किया और हमने यहाँ पे लिख दिया कि व्हाट इज़ योर नेम। अब उसके बाद हमें मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है गूगल और देखें नीचे उसने शॉर्ट आंसर्स इसको क्लिक किया और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं वो क्या हैं। ये शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, एक कंप्लीट पैराग्राफ भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अभी आगे जाके हम मुख्तलिफ इसकी टाइप्स कंसीडर करेंगे कि जिसमें हमारे पास उसकी टाइप्स कौन सी है, मल्टीपल चॉइस किन क्वेश्चंस को कहते हैं, चेक बॉक्सेस कैसे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें हमारे पास ज़ाहिर है 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एक शॉर्ट आंसर की है और दूसरा पैराग्राफ की है।
गूगल की वेबसाइट के मुताबिक जब हम शॉर्ट आंसर करते हैं तो गूगल एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी टेक्स्ट जिसकी टोटल लेंथ 20 से ज़्यादा नहीं है, 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है, वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। और जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसकी टोटल कैरेक्टर लेंथ 200 से ज़्यादा नहीं है, वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो गूगल की वेबसाइट पे लिखी हुई हैं। जो शॉर्ट आंसर है तो हमें पता है कि नाम आम तौर के ऊपर 20 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होता। कुछ नाम बहुत बड़े होते हैं, उनको फिर एब्रीविएशन से लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम 20 कैरेक्टर से नीचे आ जाते हैं। तभी गूगल ने खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिस्पांस के तौर पे इसको शॉर्ट आंसर पे कर दिया। उसके बाद हमें ऑप्शन दे रहा है, ये नीचे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है, इस क्वेश्चन का रिस्पोंडेंट लाजमी तौर के ऊपर इसको क्लिक करे, मिसिंग ना करे, यानी ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन को छोड़ के वो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, ऐसा ना हो, तो उस वक्त हम इस रिक्वायर्ड को क्लिक कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि अगर वो नाम अपना नहीं भी बताना चाहता तो ना भी बताए, तो फिर हम इसको ऑफ कर देंगे। तो इस वक्त मैं इसको ऑन कर दिया, यानी जब तक ये नाम नहीं दिखा जाएगा उस वक्त तक ये फॉर्म जो है वो आगे मूव नहीं करेगा। और जो ही हम इसको क्लिक कर दिया, ये क्वेश्चन बन गया, उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे प्लस का निशान प्रेस करेंगे और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे, एक हमने कहा था उसका आपका नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे जेंडर में था, तो हम यहाँ पे लिखते थे कि व्हाट इज योर जेंडर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि जेंडर की इंफॉर्मेशन या तो मेल की फॉर्म में आती है या फीमेल की फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे मैं पहली ऑप्शन के तौर के ऊपर इसको मेल कह देता हूँ, और दूसरी ऑप्शन जो है ऐड ऑप्शन, यहाँ पे फीमेल की आ जाती है। तो यहाँ पे गूगल ने हमारी हेल्प की, तो उसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया कि मेल के बाद जो दूसरी ऑप्शन जो है वो फीमेल की है। सिमिलरली आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मस्ट करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड के बटन को प्रेस कर देंगे, नहीं मस्ट करना चाहते, अगर चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट अपनी जेंडर नहीं बताना चाहता या नहीं बताना चाहती, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम ऑन नहीं करेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये एक पिक्चर आइकन मौजूद है, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि जो ही ये क्वेश्चन आए साथ एक पिक्चर भी आ जाए, तो इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे गूगल आपसे पूछेगा कि आप इस क्वेश्चन के साथ कौन सी पिक्चर देखना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई तस्वीर मौजूद है उसको अपलोड करना चाहते हैं, कैमरा से उसी वक्त खींच के उसको अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन उस सूरत में कैमरा आपके कंप्यूटर के साथ लाजमी तौर पे अटैच होना चाहिए। अगर वेबसाइट के ऊपर कोई तस्वीर मौजूद है तो वहाँ पे इसको URL के थ्रू हम देख लेंगे, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन हमें दे रहा है। इस वक्त मैं इस क्वेश्चन के साथ कोई तस्वीर अटैच नहीं करना चाहता। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम वही प्लस का निशान इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आपकी एज क्या है, व्हाट इज योर एज। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म के आंसर्स अवेलेबल है। शायद आपको याद हो जब हमने डिस्कशन की थी क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटे के बारे में, हम एज का आंसर ये भी कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट हमें अपनी एग्जैक्ट एज बताए। अगर 19 ईयर का है तो 19 ईयर बताए, 30 ईयर्स का है तो 30 ईयर्स बताए, 31 ईयर का है तो 31 ईयर बताए। आम तौर के ऊपर रिस्पोंडेंट या कोई भी इंसान अपनी एग्जैक्ट एज बताने में ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट एज की बजाय हम कुछ एज की कैटेगरीज बना दें, 2 या 3 या 4 कैटेगरीज बना दें, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पे ऊपर चेक बॉक्सेस पे क्लिक करते हैं। पहला चेक बॉक्स हम कर लेते हैं कि वो यंगर देन 10 ईयर्स, ये पहला चेक बॉक्स है। दूसरे नंबर के ऊपर हम कर देते हैं कि यंगर देन 20 ईयर्स। अब इसमें ये ऑटोमेटिकली आ गया कि वो 10 साल से तो बड़ा होगा, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बट ओल्डर देन 10 ईयर्स।
थर्ड ऑप्शन, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन हमने क्रिएट कर ली। पहली ऑप्शन बता रहा है कि यंगर देन 10 ईयर्स है, दूसरी ऑप्शन बता रहा है कि यंगर देन 20 बट लेसर ओल्डर टू 10 ईयर्स, और थर्ड ऑप्शन कि अगर वो 20 ईयर्स से ज़्यादा किसी भी एज का है तो वो सीनियर के ऊपर क्लिक कर देगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे रिक्वायर्ड और नॉन रिक्वायर्ड के बारे में सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ योर इनकम। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास था इनकम का। अब मेरे पास उसी तरीके से शॉर्ट आंसर की फॉर्म में भी मौजूद है, यानी अगर मैं उससे स्पेसिफिक इनकम पूछना चाह रहा हूँ तो मैं शॉर्ट आंसर की फॉर्म में दे दूंगा। और अगर मैं कोई इनकम की कैटेगरीज डेवलप कर लूँ, जिस तरह हमने एज की कैटेगरीज डेवलप की थी, तो वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट आंसर की फॉर्म में क्लिक कर देता हूँ कि यानी जो उसकी इनकम एग्जैक्ट है वो हमारे सामने आ जाए। सो इस तरीके से ये फॉर्म जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब जब ये फॉर्म मुकम्मल हो गया तो अब जाहिर है ये डेटा लेने के लिए मैं अपने मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट के साथ शेयर करना चाहूँगा। शेयर करने के लिए मैं किस बटन को ऑन करूँगा? ये वाला बटन जो है ये मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर सेंड का नाम लिखा हुआ है। इसको क्लिक किया, ये कुछ ऑप्शन मेरे पास आ रही हैं। सेंड वाया एन ईमेल, जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें ईमेल का उसका नाम पूछ के वो उस ईमेल को ये फॉर्म डायरेक्टली चला जाएगा। अगर ईमेल की बजाय मैं कोई लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ जिसको मैं व्हाट्सएप या किसी और तरीके से किसी एसएमएस के ज़रिए से अपने रिस्पोंडेंट को भेजना चाहूँ तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। इसी यूआरएल को हम शॉर्टन भी कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो यूआरएल है उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो ये हमारे पास एक छोटे फॉर्म में भी वही यूआरएल मौजूद है। हमारे रिस्पोंडेंट के पास यही लिंक चला जाएगा और जो ही हमारा रिस्पोंडेंट इसको क्लिक करेगा ये फॉर्म उसी तरीके से उसके सामने ओपन हो जाएगा कि वो उसमें मुख्तलिफ डेटा आइटम्स को फिल करेगा। अच्छा, वंस ये फॉर्म फिल हो जाएगा तो और वो उसको सबमिट का बटन प्रेस करेगा, अभी मैं आपके सामने क्लिक भी करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारी गूगल शीट में सेव हो जाएगा। मैं आपके सामने इसको बताता हूँ कि ये कैसे सेव होगा। मैं इसको प्रीव्यू में क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू में ये फॉर्म मेरे पास ये मौजूद है। यहाँ पे मैंने इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल असलम रखा, जेंडर मेल, व्हाट इज़ योर एज सीनियर सिटीज़न, व्हाट इज़ योर इनकम। यहाँ पे मैं इसके पास इसकी इनकम जो है वो लेट से 25,000 लिख दी। अब जब ये फॉर्म मुकम्मल हो गया यानी चारों क्वेश्चन मुकम्मल हो गए तो मैंने सबमिट का बटन प्रेस कर दिया। सबमिट का बटन जो ही प्रेस किया तो अब मेरे पास ये जो फॉर्म है वो सेव हो गया। कहाँ पे सेव हुआ? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखें रिस्पांस के ऊपर मेरे पास 1 रिस्पांस के एक आइकन लिखा हुआ आ गया और जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास नीचे जो भी आंसर्स मौजूद हैं उसका एक एनालिटिक्स यानी ग्राफिकल फॉर्म में भी और न्यूमेरिक फॉर्म में भी हमारे सामने उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये रिज़ल्ट आएंगे, यहाँ भी ये देखें ये गूगल शीट का निशान बना हुआ है। जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो गूगल शीट है उसमें ये इंफॉर्मेशन कि ये फॉर्म इस वक्त पे इस टाइम पे फिल हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है एंड दिस इज़ द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। सिमिलरली जितने रिस्पॉन्सेज मेरे पास कलेक्ट होंगे ये ऑटोमेटिकली इस डेटा फाइल का हिस्सा बनते जाएंगे। 20 रिस्पॉन्सेज होंगे, 100 रिस्पॉन्सेज होंगे, ये सारे के सारे इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और इस तरीके से मेरे पास ये डेटा फाइल डेवलप हो जाएगी। हम जिस डेटा फाइल पे काम कर रहे थे जिसका नाम कस्टमर डी बेस था वो भी इसी तरीके से कलेक्ट हुई है। जी स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने सीखा कि डेटा फाइल डेवलप कैसे करते हैं, डेटा फाइल बनाते कैसे हैं, उसमें डेटा के मुख्तलिफ कॉलम्स कैसे डेवलप करेंगे और हमने कुछ और एक्सटेंशन भी जो गूगल शीट में कुछ और फंक्शंस जो गूगल शीट में अवेलेबल हैं वो भी हमने लर्न किए। आई होप कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा।